हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा सभी लोग। आप लोगों का एक बार फिर से सक्सेस फेयर के मंच पर हार्दिक स्वागत है। और आज की जो क्लास है बेटा, इससे आप समझ पाओगे कि एसएससी सीजीएल में आपको जीके की तैयारी कैसे करनी है। देखो, अभी सितंबर में जो एग्जाम हुए हैं एसएससी सीजीएल के, उसके कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए बेटा। किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी के हैं, इसमें करंट अफेयर के हैं और इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हैं। तो लगभग इसमें 35 से 40 क्वेश्चन आप देखोगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उनको हम सोल्व करेंगे, उनको हम देखेंगे, उसके साथ में वैसे ही क्वेश्चन और भी चेक करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो एसएससी सीजीएल के पूछे गए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, इसमें और भी काफी कुछ क्वेश्चन, लेकिन बेटा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, तो बच्चे ये जो क्वेश्चन है आप चेक करना स्टार्ट करें। यहां से आप देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखो, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश के द्वारा बनवाए गए हैं? महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश के द्वारा बनाए गए हैं? द टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ड बाय विच डायनेस्टी। इसमें वंश पूछा है बेटा, राजा का नाम नहीं पूछा। तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि कई बार राजा का नाम भी आ सकता है, डायनेस्टी का नाम भी आ सकता है, उसका टाइम पीरियड भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है बेटा डायनेस्टी, उसका वंश पूछ रहा है। तो वंश कौन सा है? पल्लव वंश। अगर यहां पर वो राजा का नाम पूछता तो बेटा राजा का नाम क्या हो जाता? नरसिंह वर्मन। क्या हो जाता बच्चे? नरसिंह वर्मन। ठीक है बेटा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ये आप कर सकते हो। महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश के द्वारा बनाए गए हैं? तो महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव वंश के द्वारा बनाए गए हैं। और कहां पर बच्चे? ये है बेटा तमिलनाडु के अंदर। कहां पर? तमिलनाडु के अंदर। और मैंने तुम्हें स्टैटिक जीके की जो भी क्लास दी है उसमें सभी क्लासेस में मैंने बताया है तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसको आपको याद करना चाहिए उसके टेम्पल्स के लिए। तो देखो, टेम्पल का क्वेश्चन आपके सामने बन गया। अभी मैंने क्लासेस ली थी, अभी मैंने लास्ट जो अपना अगस्त का महीना है उसी में मैंने आपको बताया था टेम्पल्स के क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे। और तमिलनाडु के, केरला के, आंध्र प्रदेश के, साउथ इंडियन जो टेम्पल्स आपको छोड़ने ही नहीं है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के टेम्पल्स तो आपको छोड़ने ही नहीं है बेटा। एक बार मैं फिर से आपको रीड करा दूं, सुनिए बेटा। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, ठीक है, और बृहदेश्वर मंदिर, रामेश्वर मंदिर, मामल्लपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर, रथ मंदिर। ठीक है, इतने सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पर। ओके, तो ये टेम्पल्स तुम्हें छोड़ने नहीं है। रथ मंदिर है, जो ऐसा बताया जाता है रथ मंदिर है, तो ये 7 रथ मंदिर हैं, ऐसे भी बोला जाता है, पांडवों के रथ मंदिर हैं, तो इनको भी जरूर याद करना है। वहीं पर कांचीपुरम का कैलाश मंदिर भी है। अच्छा, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर बेटा, अगर लगा है इसमें कांचीपुरम तो तमिलनाडु में करोगे, अगर लगा है एलोरा का कैलाश मंदिर तो महाराष्ट्र में करोगे। ओके, तो दो हैं कैलाश मंदिर, एक महाराष्ट्र में एलोरा में, जो कि अति प्राचीन है, एक पहाड़ को काट के बनाया गया है, जो कि कृष्णा फर्स्ट द्वारा बनाया गया, राष्ट्रकूट डायनेस्टी में बनाया गया है। ऐसा ही कांचीपुरम का कैलाश मंदिर है, जो कि कहां पर बेटा? ये कांचीपुरम का कैलाश मंदिर आप देखोगे, ये भी पल्लव राजाओं के द्वारा, और ये तमिलनाडु के अंदर। यहां पर लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पल्लव वंश होगा, क्योंकि ये महाबलीपुरम के मंदिर भी पल्लव राजाओं ने, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनाए हैं। ओके, चलें सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था? व्हेन वाज द गांधी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च्ड? तो बेटा आंसर बिल्कुल ठीक है, 1917 चंपारण बिहार। नील की खेती के विरोध में आंदोलन चलाया गया था, 1917 में चला था। गांधी जी ने इसमें जाके बोला था कि ये सब बंद कीजिए, जब यहाँ के किसान नहीं चाहते तो आप क्यों जबरदस्ती नील की खेती के लिए क्यों उनसे बात कर रहे हो, क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि उससे जमीन बंजर हो रही है ना। तो ये नील की खेती के विरोध में जो चंपारण का आंदोलन था, ये 1917 में चला था बेटा। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह चला था, है ना, खिलाफत मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है ना, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, सभी नाज्ञा आंदोलन है, और 1942 में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट है। तो ये बहुत सारे मूवमेंट है। गांधी जी का तो एक क्वेश्चन पक्का बनता ही है, गांधीवाद, गांधी युग आपको अलग से कराएंगे। बिल्कुल, एक हिस्ट्री में गांधीवाद का एक अलग से चैप्टर बनता है, उसमें सभी गांधी के क्वेश्चन आपके करा दिए जाएंगे बेटा, पहले भी कराए हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2024 में सीजीएल में क्वेश्चन क्या क्या है। तो आप देखो, गांधी जी के बारे में क्वेश्चन यहां पर बन रहे हैं, आंदोलन के क्वेश्चन बन रहे हैं।
और मैंने कुछ आंदोलन आपको बताए हैं, खेड़ा सत्याग्रह है, खिलाफत है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, और भारत छोड़ो आंदोलन है। ये जो आंदोलन से ये जो मूवमेंट है, इनकी डेट और क्यों हुए, कब स्टार्ट हुए, ये आपको जरूर करने चाहिए। ओके, चलें आगे। जवाहरलाल नेहरू नृत्य एकेडमी, जवाहरलाल नेहरू नृत्य एकेडमी, देखो बेटा डांस के क्वेश्चन भी खूब आ रहे हैं, है ना। अब की बार ये एकेडमी का क्वेश्चन है, लेकिन नया क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू नृत्य एकेडमी कहां पर स्थित है? वेयर इज जवाहरलाल नेहरू डांस एकेडमी लोकेटेड? तो बेटा मणिपुर इंफाल, मणिपुर इंफाल के अंदर ये एकेडमी आपको नजर आएगी। ओके, मणिपुर के अंदर बेटा मणिपुरी यहां पर क्लासिकल डांस है। भारत में कितने क्लासिकल डांस है? कई बार मैं बता चुका हूं बेटा, 8 हैं, है ना। उसमें से एक मणिपुरी क्लासिकल डांस भी है, मणिपुर के अंदर भी एक क्लासिकल डांस है, ठीक है। 8 क्लासिकल डांस हैं, 9वां बनने जा रहा है छऊ, है ना। 8 क्लासिकल डांस है, आगे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से 8 हैं। ओके, मणिपुर की बात होगी तो मणिपुर की बात होगी तो मणिपुर में और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान से सुने। मणिपुर के अंदर लोकटक लेक है, कौन सी लेक है? लोकटक लेक है, और उसी के वहां पर उसकी बगल में उसके सेंटर में बताया जाता है, क्योंकि उसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोला जाता है। कौन सा है? केईबुल लामझाओ, केईबुल लामझाओ इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तैरता हुआ नेशनल पार्क है केईबुल लामझाओ, ठीक है। लोकटक लेक है, ध्यान रखना। मणिपुरी क्लासिकल डांस है, तो मणिपुर में ये क्वेश्चन आपके देखने को बनेंगे। मणिपुरी हिल से बराक रिवर का ओरिजिन है, कौन सी रिवर? बराक रिवर वहां से निकल जाती है बच्चे। यही बराक रिवर असम में जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अपर पार्ट सुरमा, लोअर पार्ट कुशियारा। ये दोनों पार्ट फिर से जाके बांग्लादेश में ऐड होते हैं, और फिर से जो सिंगल फ्लो होता है उसी को बोलते हैं क्या? मेघना, जो आके पद्मा में जाके ऐड हो जाती है, जो आगे नीचे चलकर फिर सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। ओके, चले आगे। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखो ये आ गया क्लासिकल डांस, जो मैंने कराए थे आपको। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोले सर जी, जो ठीक 1 महीना पहले स्टैटिक जीके हुई है ना, क्वेश्चन वैसे के वैसे मिल गए, कोई भी अंतर नहीं है, क्वेश्चन हमें साफ ऐसे कैसे मिल गए हैं। तो बहुत ही लाजवाब बेटा, कई बार लक भी साथ देता है। देखो टीचर तो सब कुछ कराता है, लेकिन कई बार टाइमिंग ऐसी होती है, कुछ चीजें हमने 5-7 महीने पहले जो करा दी हैं, है ना, तो बच्चे के दिमाग से वो चीजें चली जाती हैं। लेकिन मैं बोलता हूं बेटा, चीजों को बार बार रीड करते रहिए, हर तीसरे चौथे दिन हफ्ते के बाद उसको रीड करते रहिए, तो आप भूलोगे नहीं उससे। लेकिन कई बार लक ऐसा होता है, जो चीज हमने ठीक 15-20 दिन पहले पढ़ी है और जो चीज हमने रीड की है सिर्फ 2-4 दिन पहले ही, वो ठीक ऐसे ही पेपर में आ जाती है ना। तो अब की बार कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है ना। तो ये भी कह सकते हैं कि हमारी मेहनत भी रंग लाई और बच्चों की मेहनत भी साथ में जुड़ गई, तो अच्छे खासा जीके तैयार हुआ। ओके, चलें। इसमें क्या बेटा? कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। इसमें देखोगे बेटा, संगीत नाटक एकेडमी जो है अपनी, इसके अनुसार भारत में 8 पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी, इसके अकॉर्डिंग कितने हैं बेटा? 8 हैं। ओके, और भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसके अकॉर्डिंग कितने हैं? 9, इसके अकॉर्डिंग 9 है बेटा, है ना। तो ये 9 कौन से होंगे? भरतनाट्यम, कथक, और कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का बताया जाता है कथक, ठीक है। कथकली केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, मोहिनीअट्टम केरला का, सत्रिय असम का, और छऊ, छऊ कहाँ का बच्चे? छऊ बताया जाता है झारखंड का मेन, ओडिशा में भी, झारखंड में भी, वेस्ट बंगाल में भी, छऊ कई जगह। ओके, ठीक है। तो ये चीजें आप देख सकते हो, 9 बताए जाते हैं अकॉर्डिंग टू संस्कृति मंत्रालय। ओके, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया, इसके अकॉर्डिंग 9 है, और 9वां कौन सा है आप देख लो, छऊ। ओके, चलें आगे। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? कितनी डेंसिटी थी? भारत, अरुणाचल प्रदेश का पूछा बेटा, अरुणाचल प्रदेश का जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, वो पूछी गई है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? तो बेटा कितनी है? 17 व्यक्ति, सबसे कम है ना। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है बेटा, बार बार क्वेश्चन आया है, बिहार का
है ना, 1106 के आसपास है। कितना है? 1106 के आसपास है। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का 17। और यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा दिल्ली का रहता है बेटा, 11,000 से ज्यादा है, 11,000 से ज्यादा है। यूनियन टेरिटरी में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अंडमान निकोबार की बेटा 46 रहती है। ठीक है, तो ये मैंने दोनों बता दिए हैं, ज्यादा भी कम भी, स्टेट्स में भी और यूटीज में भी। ठीक है, तो बच्चे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने कई बार बोला है, सेंसस तो आपको छोड़ना ही नहीं है। 2011 सेंसस, इसकी हर एक वो चीज याद करनी है आपको जो उस समय बताई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको आपको याद करना है। ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो इस चीज के, यहां से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम खाली नहीं रहता इस सेंसस से। इस सेंसस यानी 2011 का जो सेंसस है, यहां से क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है बच्चे। ठीक है, सबसे पहला सेंसस कब हुआ इंडिया में? 18, ये फर्स्ट सेंसस की बात कर रहा हूं बेटा। फर्स्ट सेंसस कब था इंडिया में? 1872 में, लॉर्ड मेयो ने कराया, लेकिन वो लीगल नहीं बताया जाता, इसलिए उसके बाद फिर से फर्स्ट हुआ। सक्सेसफुल जो फर्स्ट था वो 1881 में था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये सक्सेसफुल था, चला, हर 10 साल बाद यही चला आ रहा है। ओके, बात समझ में आ रही है? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका क्वेश्चन हमने देख लिया, आंसर क्या बच्चे? 17 व्यक्ति। ठीक है, आगे। पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? इन विच कांग्रेस सेशन वाज द डिमांड फॉर कंप्लीट स्वराज मेड? तो बच्चे यहां देख सकते हो, 19 दिसंबर 1929 लाहौर सेशन। हेड कौन है? जवाहरलाल नेहरू हेड है। और जवाहरलाल नेहरू ने अब की बार बोला पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या बोला? पूर्ण स्वराज चाहिए। और 29 दिसंबर की बात है, 31 दिसंबर 1929 रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने खड़ा होकर बोला क्या कि आने वाली 26 जनवरी को हम पहला स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और तब से ये 26 जनवरी बनाने की परंपरा चली आ रही है, क्योंकि हम आजाद तो 15 अगस्त को हो गए थे, लेकिन 26 जनवरी को हमने फिर भी बचाए रखा। किस लिए? अपना कानून 1950 में अपना जो कानून लागू किया, अपना जो रिपब्लिक डे हमने घोषित किया, वो 26 जनवरी को इसलिए किया क्योंकि 26 जनवरी का जो दिन था बेटा, ये 1930 से हम सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं, है ना। तो ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 1930 से। किस अधिवेशन में बोला था कि 26 जनवरी का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे स्वाधीनता दिवस के रूप में? तो बेटा यही वो सेशन है, लाहौर सेशन। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात बोली थी। ओके, ठीक है, चलें आगे। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य की शैली से संबंधित है? वेदांतम सत्यनारायण शर्मा बेटा ये रिलेटेड है किससे? ये है कुचिपुड़ी से। देखो कुचिपुड़ी के 2 क्वेश्चन आपके सामने दिख चुके हैं आपको। कुचिपुड़ी इंपोर्टेंट है ना, दिख रहे हैं क्वेश्चन कुचिपुड़ी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कौन सा किससे संबंधित है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है हेमा मालिनी किससे संबंधित है ना। हेमा मालिनी बेटा भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम से संबंधित है। माधुरी दीक्षित, ये जो एक्ट्रेस है बेटा, इनके भी क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। माधुरी दीक्षित किससे संबंधित है? माधुरी दीक्षित संबंधित है बेटा किससे? कथक से। कौन सा करती है? कथक डांस करती हैं वो। ओके, चलें आगे। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब से चली थी? पहली पैसेंजर ट्रेन पूछा बेटा, व्हेन डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया? तो बेटा पहली ट्रेन देखो ये रही, 16 अप्रैल को चली थी। ईयर सबको याद रहता है, 1853 याद रहता है। कहां से कहां? मुंबई से थाने चली थी। ये मुंबई से थाने चली थी बेटा, 54 किलोमीटर चली थी। और उस समय जब चली थी, जब इसमें इंडिया में लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे बेटा? गवर्नर डलहौजी। कौन थे बच्चे? डलहौजी गवर्नर थे, उस समय चली थी। डलहौजी का टाइम पीरियड भी पूछ लेता है कई बार बेटा, 1848 से 1856। तो इसी के टाइम में चली थी। कब चली? इसी के टाइम का बीच का आता है 1853 में चली थी, है ना। समझ गए? चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ओके, पहली मेट्रो कब चली थी इंडिया के अंदर? वो भी थोड़ा सा मैं इससे जोड़ दूं क्वेश्चन को, क्योंकि ट्रेन का क्वेश्चन है तो मेट्रो भी आ सकता है बेटा। दुनिया की पहली ट्रेन 1825 में चली, लंदन में चली। इंडिया की पहली ट्रेन आपके सामने। फर्स्ट इंडियन मेट्रो कहां चली? कलकत्ता में चली, इन 1984 में चली, कोलकाता में चली। दिल्ली मेट्रो कब चली? 25 दिसंबर 2002 में चली। किसने ग्रीन सिग्नल दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, अपने जन्म दिवस के ऊपर 25 दिसंबर को दिया, है ना। तो ये क्वेश्चन बेटा बनते हैं, बनते रहेंगे बार बार। ओके, चलें, ये आ गया बड़ा फैंटास्टिक क्वेश्चन। वर्धन वंश का शासन क्षेत्र
ये क्वेश्चन इतने बने हैं बेटा, मैं क्या बताऊं, हमें तो बहुत इजी लग रहे हैं, बच्चों को ऐसे हमने ये क्वेश्चन बच्चों को रटवा दिए थे हमने अपने ऑफलाइन बैच में भी, ऑनलाइन भी बच्चों को बिल्कुल सारा पढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो देखो बेटा एक बार, तो जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो करके आए हैं और बड़े खुश थे, सर जी कुछ बचा नहीं, सब कुछ हमने कर दिया। पुष्यभूति राजवंश बेटा इसके फाउंडर है। ठीक है, पुष्यभूति कौन है, फाउंडर है, जिसे राजवंश वर्धन राजवंश का के नाम से भी जाना जाता है इसको। नॉर्थ इंडिया में थानेश्वर साम्राज्य और कन्नौज साम्राज्य का शासक राजवंश इसको माना जाता है ना। पुष्यभूति कौन है बेटा, ये फाउंडर है। और पहले पावरफुल कौन है बच्चे, वर्धन वंश में बेटा, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ये वर्धन जो डायनेस्टी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूंगा बेटा। वर्धन वंश में वर्धन डायनेस्टी, फर्स्ट पावरफुल रूलर की बात कर रहा हूं मैं, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, ये है बेटा, है ना। इसकी वाइफ है, इनकी वाइफ है यशोमती, और इनके बच्चे हैं राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, और बेटी है कौन, बेटी है राज्यश्री, 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 और एक छोटा बच्चा है या बेटा कह दो, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, ये है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का पूरा डायनेस्टी चलेगी उसके बाद, है ना। तो बेटा प्रभाकर वर्धन और उसकी वाइफ है यशोमती, उनकी 3 संतान है। राज्यश्री की शादी कर दी जाती है कन्नौज के राजा से, लेकिन इनका रूल कहां था, इनका रूल था हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इनका रूल था। और इसकी शादी कर दी गई थी कन्नौज के राजा से, कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा से शादी कर दी गई। ग्रह वर्मा को फिर मालवा के राजा ने उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी, और मालवा के राजा को फिर मार दिया राज्यवर्धन ने, है ना, देवगुप्त को, है ना। देवगुप्त जो था बेटा, देवगुप्त को मार दिया किसने, राज्यवर्धन ने, राज्यवर्धन को मार दिया देवगुप्त के मित्र ने, फिर, है ना, देवगुप्त के मित्र ने मार दिया, सॉरी क्या नाम था, ग्रह वर्मा। एक बार फिर से सुनिए, राज्यश्री जो है उसकी शादी कर दी गई किससे, कन्नौज के राजा से, क्योंकि कन्नौज उस समय बहुत ही पावरफुल एरिया है। इनका रूल कहाँ है, थानेश्वर में है। थानेश्वर कहाँ, कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर। लेकिन बेटी की शादी कर दी गई किससे, कन्नौज के राजा से, ग्रह वर्मा से। लेकिन ग्रह वर्मा को मार दिया किसने, मालवा के राजा देवगुप्त ने। अब देवगुप्त को मारा राज्यवर्धन ने, अब फिर राज्यवर्धन को मारा देवगुप्त के मित्र ने, शशांक ने। शशांक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है शशांक का, ये जो शशांक है, शशांक ने मारा राज्यवर्धन को, और कन्नौज का राजा बना शशांक। ठीक है, समझ रहे हो, जो कि गोड़दरे से, फिलहाल ये गोड़ वेस्ट बंगाल में रूलर है, इसने राज्यवर्धन को मार दिया। ओके, अब बारी आती हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन बच्चा ही है, 15-16 साल का है, वो राजगद्दी पे बैठता है, इसको युद्ध में हराता है, कन्नौज का राजा बनता है। इस तरीके से हर्षवर्धन बेटा जब राजा बना तो कन्नौज का राजा नहीं बना था, वो बना था कहां का, थानेश्वर का, कुरुक्षेत्र हरियाणा का। लेकिन शशांक को हराने के बाद फिर वो कन्नौज का राजा भी बनता है। इसलिए इनका जो राज्य क्षेत्र होता है, इसलिए जो इनका राज्य क्षेत्र होता है बेटा, इनका जो शासन क्षेत्र है, यहां पर बताया गया है कौन सा, यहां पर बताया गया उत्तर में तो थानेश्वर हरियाणा, और साउथ में अपना साउथ में कह रहा हूं अपना कन्नौज, अपना यूपी में, उत्तर प्रदेश में अपना कन्नौज। ठीक है, दोनों तरीके से, दोनों ही मैंने आपको समझा दिए। ओके, हर्षवर्धन का दरबारी कवि भी बहुत आता है, इंपोर्टेंट, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है बेटा। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन बनता है, बाण भट्ट, जिसकी रचनाएं हैं कादम्बरी, हर्षचरित, और हर्षवर्धन की भी रचनाएं आती बेटा, रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की कुछ पुस्तकें हैं। बाण भट्ट की पुस्तकें कादम्बरी, हर्षचरित, तो बेटा ये जरूर तुम्हें याद कर लेनी है। ओके, चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। यहां देखो बेटा, विच शेड्यूल कंटेन फ्रॉम ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, यहां पर शपथ और अभिपुष्टि के रूपों में भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है कि क्या, शपथ के लिए कौन सी अनुसूची बेटा, तीसरी अनुसूची में। जो भी बड़े बड़े अपने पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति वगैरह हैं, उनकी शपथ का उल्लेख किसमें होता है, उनकी शपथ का उल्लेख है बेटा तीसरी शेड्यूल में। कौन से शेड्यूल में, तीसरी अनुसूची में, जरूर कर लेना। तीसरा शेड्यूल बेटा, शेड्यूल आप पढ़ लेना, 12 शेड्यूल आपको जरूर इंपोर्टेंट है, ये आपको जरूर अनुसूचियां वगैरह तुम्हें जरूर याद होनी चाहिए। ठीक है, चले आगे। दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ते हैं, तो बेटा ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। राजमार्ग संख्या 1,
अब इसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं बच्चे। हालांकि कुछ चीजें चेंज हो चुकी हैं, कुछ अपनी पुराने के जो पुराना अपना राजमार्ग चला हुआ था उसके अकॉर्डिंग पेपर में अभी भी आ रही हैं चीजें, है ना, उसके अकॉर्डिंग आज भी पेपर में चीजें जुड़ती हैं। तो मैं पुराना जो राजमार्ग था अपना एक बार आपको बता दूं कैसे था बेटा अपना ओल्ड। तो एक बार बच्चे आप देख सकते हो बेटा, थोड़ा सा मैं इसको बताऊंगा तुमको, थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा हम ओल्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से आप इसको मैप के माध्यम से समझोगे तो और भी अच्छा रहेगा बेटा। ओके, थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ये मैप अपना तैयार है ना। और आपको यहां पर दूसरे कलर से हम लेके दिखाते हैं कैसे कैसे आपको, देखो बच्चे यहां अमृतसर से, सॉरी यहां, एक मिनट, यहां से बच्चे इसको जोड़ दें और यहां हम लेते हैं दूसरा कलर। इससे हम देखते हैं ये यहां पर बेटा अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे। देखो मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको, अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, यानी 1 ये नेशनल हाईवे 2, फिर आगरा से यहां पर मुंबई, फिर चेन्नई, फिर कोलकाता, फिर मुंबई। तो देखो क्या शेप में क्या कैसे बना रहा हूं, देखो यहां बेटा आगरा, ये बच्चे मुंबई, ये बेटा चेन्नई, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, तो क्या शेप आपके सामने बन रही है, शेप क्या बन रही है बेटा आपके सामने, यहां दिखाई दे रहा है तुम्हें, इसको थोड़ा सा साइड करते हैं। शेप आपको क्या बन रही है, देखो मैं थोड़ा सा फिर से बताऊं, सीधी लाइन खींचनी है, ओके, सीधी लाइन खींचनी है, फिर ये शेप आपको बन रही है, ये अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता, आगरा, मुंबई, चेन्नई, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये नेशनल हाईवे आपको जो ओल्ड अपना पैटर्न था उसके आधार पर है, उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो पूछा गया है 1 किस किस को जोड़ता है, यानी अमृतसर और दिल्ली को कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, तो बेटा 1 फर्स्ट, दिल्ली और कोलकाता को कौन सा जोड़ता है 2, आगरा और मुंबई को कौन सा जोड़ता है 3, और मुंबई ये एमएम से बोले तो मुंबई CHN यानी चेन्नई को जोड़ता है 4, चेन्नई से कोलकाता 5, और कलकत्ता से मुंबई 6, और वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी यहां पर वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी 7, ठीक है, और दिल्ली जयपुर होते हुए मुंबई 8, इसी का अब नाम फिलहाल 48 है, ठीक है, दिल्ली जयपुर होते हुए मुंबई 8, इसी का नाम 48। ओके, भारत का सबसे लंबा नेशनल जो हाईवे बेटा वो अब जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो बन गया 44, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया NH44। सबसे छोटा ये रहा केरल के अंदर NH47A, ये सबसे छोटा है। तो इस प्रकार मैंने तुम्हें डायग्राम से बताया कैसे कैसे आप याद कर सकते हो। ये शेप बन रही है 6 की। ओके, चलें आगे। यहां देखो बेटा, व्हाट ए क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी, हु अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज मार्केट रेगुलेशन पॉलिसी, यानी बाजार नियंत्रण प्रणाली, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी। इस तरह से कंट्रोल किया कि आज तक दाद दी जाती है, आज तक बोला जाता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या प्रशासन था, बहुत ही भ्रष्टाचार मुक्त था, कोई भ्रष्टाचार नहीं है बिल्कुल भी। जोधपुर के अंदर, ध्यान से सुनना बेटा, जोधपुर के अंदर संस्कृत भाषा में एक अभिलेख लिखा गया है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था वो देवतुल्य माना गया है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, प्रशासन में भ्रष्टाचारी खत्म थी, बिल्कुल ही खत्म था। जो कोई आदमी जैसा भी कुकर्म करेगा उसको वैसी ही सजा है ना। चोर मीनार आपने सुना होगा बनवा रखी थी, जो चोरी करेगा उसकी गर्दन काट के चोर मीनार पर सजा देते थे, तो गलती कैसे करेगा। आप मान लो बाजार में गए 1 किलो चीनी खरीदने के लिए, है ना, या दुकान पे गए 1 किलो चीनी खरीदने के लिए, आपसे आपने बोला 1 किलो चीनी दे दीजिए, दुकानदार ने 1900 जो क्या बोलते हैं चीनी तोल के दिया, कितना 900 ग्राम, 1900 ग्राम आपको तोल के दिया, कितना कम दिया, 100 ग्राम कम दिया। तो अब क्या होगा, अगर अलाउद्दीन का रूल होता तो अलाउद्दीन क्या करता पता है तुम्हें, अलाउद्दीन का रूल होता तो अलाउद्दीन जितना तुमने कम तोल के दिया है, जितना कम तुमने तोल के दिया है उतना ही मांस आपके शरीर से वो निकाल लेगा।
तो कोई गलती करने की गुंजाइश रहेगी नहीं। तो बेटा ऐसा ही अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और क्या शासन चलाया है ना। तो सच में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया था उसने। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरी जो थी वो कैश में देना स्टार्ट कर दिया, स्थायी सेना रखी, नकद में सैलरी दी, परमानेंट आर्मी बनाई थी अपनी, ठीक है ना, स्थायी सेना रखी, दाग सिस्टम, हुलिया सिस्टम ये सब स्टार्ट कर दिए। दाग पर था, हुलिया पर था, सैनिकों की लंबाई चौड़ाई डॉक्टरी सब मेडिसिन वगैरह जो होता है ना आजकल जो होता है फिजिकल वगैरह सारे फिटनेस टेस्ट वगैरह सारे अच्छे तरीके से सेना में भर्ती करता था, क्योंकि परमानेंट सैलरी उनकी कर दी, परमानेंट आर्मी बना दी है। ये सारे बहुत अच्छे काम अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना के लिए किए थे, ठीक है। ओके, चराई कर, गढ़ी कर यानी कि हाउस टैक्स वगैरह, अपने एनिमल हस्बेंड्री टैक्स वगैरह ये उन्होंने लगाए थे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ही बढ़िया शासन था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने कार्यकाल में किए, लेकिन धार्मिक नीतियां खराब थी, रिलीजियस पॉलिसी ठीक नहीं थी बच्चे। एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो सकता है, रिलीजियस पॉलिसी ठीक नहीं बताई जाती, जैसे पद्मावती के बारे में आपने देखा भी है वहां पर, है ना। चलें आगे, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील किस राज्य में? देखो ये रहा, कितना शानदार क्वेश्चन है, इतना ही घिसा पिटा भी सबने किया होगा ये क्वेश्चन। जो बच्चे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि बताने के लिए कि देखो पेपर ठीक ठाक है। हमने पेपर बनाया है कमजोर बच्चों के लिए भी, एवरेज बच्चों के लिए भी, और जो अपने बढ़िया मेहनत करते हैं उन बच्चों के लिए भी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ये दिखाने के लिए देखो ज्यादा हार्ड नहीं है। तो बेटा क्वेश्चन ऐसे ही, क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सेट होता है। जो कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा आपसे बताता हूं वो इतने हार्ड होते हैं, मैं बोलता हूं बेटा साफ तौर पे मैं लिखवाता भी हूं क्लास में ऑफलाइन अपने बैच में कि बेटा ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाने वाला जो आपको मेरिट लिस्ट में लाके छोड़ेगा, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं मैं बोलता हूं बेटा ये तो सब करेंगे, ये तुम्हें भी करना है, छोड़ना ही नहीं है ये, तभी जाके आप कर पाओगे। अदरवाइज ऐसे सिंपल क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर तो आप पिछड़ जाओगे ना, है ना। ओडिशा में यहां पर मैं नेशनल पार्क भी तुम्हें करा चुका हूं काफी सारे, जैसे सिमलीपाल, सिमलीपाल यहाँ नेशनल पार्क है बच्चे, यहाँ सिमलीपाल नेशनल पार्क है, यहाँ भीतरकणिका नेशनल पार्क है, भीतरकणिका, भीतरकणिका नेशनल पार्क बेटा, ठीक है। नेशनल पार्क जरूर यहाँ पर आपको कर लेने हैं। लेक में से, नेशनल पार्क में से एक क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा। चलो आयुष्मान भारत योजना, देखो करंट के क्वेश्चन, और ये काफी पुराने क्वेश्चन, ये रहा आयुष्मान भारत योजना, ये 2017-18 का क्वेश्चन बेटा, जब अरुण जेटली जी ने स्टार्ट कर दिए थे ये चीजें, है ना। ये आयुष्मान भारत योजना किस मंत्रालय के द्वारा? तो बेटा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इसका आंसर होगा। आगे देखो इसमें, देखो ये प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितंबर 2018 बोला था 2018 में मिलेगा, 2018 में, और अरुण जेटली ने लागू कर दिया था पूरे भारत में, इसको घोषणा कर दी थी अरुण जेटली के द्वारा। तो बेटा ये से क्वेश्चन भी मैंने तुम्हें बताया था इस पेपर से पहले कि 2014 से 2024 की जो भी योजनाएं हैं आपको पढ़ के जानी है। क्वेश्चन देख लो ये रहा, सारे बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ते हैं मुझसे, जो भी पढ़ता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, तो बेटे यहां पर देख सकते हो जो बोला था ठीक वैसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। 2011 जनगणना, एक और क्वेश्चन आपके सामने देखो सेंसस का। भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, आंसर इज अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार ये रहा बेटा, कितना? 46%, 46 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, है ना। लंबाई चौड़ाई सेम, और इसमें 46%, ये होता है जनसंख्या घनत्व, है ना। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में या 1 किलोमीटर एरिया में जितने आदमियों की संख्या, वही उसका पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार में सबसे कम 46 आदमी, सबसे ज्यादा यूटी वाला कौन सा? दिल्ली, 11,000 से ज्यादा। ओके चलें आगे। 2023 के स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? अरे भाई सब जानते हैं, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, और गवर्नर से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो भारत का एक राज्यपाल भी होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153 आर्टिकल। बेटा आर्टिकल जरूर याद करके जाओगे।
कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद 153 जो आर्टिकल है ये बताता है कि भारत का एक राज्यपाल भी होगा। ठीक है, राज्यपाल के बारे में जो कंडीशन देश में राष्ट्रपति की होती है ऐसे ही राज्य में राज्यपाल की होती है। ठीक है बच्चे, याद कर लेना चीजों को। ओके, चले आगे। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है भाई? स्वराज पार्टी के संस्थापक, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखो इतिहास के काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके सामने। 1 जनवरी 1923 देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये रहे दोनों। स्वराज पार्टी 1923 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर लोगे। देखो कितने सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, कितने सारे स्टैटिक के क्वेश्चन है, कितने सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन, स्टैटिक के क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे हैं, है ना। तो बार बार चीजें बोली जाती है, कोई भी तो बाहर नहीं है, हर एक चीज तो करा दी है, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। ठीक है, चलें आगे। यहां देखो बेटा आगे, श्री दीपक मजूमदार किस नृत्य से संबंधित, देखो नृत्य का फिर से क्वेश्चन आपके सामने। श्री दीपक मजूमदार किस नृत्य से संबंधित हैं? तो आंसर है भरतनाट्यम। कहाँ का है भरतनाट्यम? तमिलनाडु का। क्वेश्चन देखो नृत्य से बार बार आ रहे हैं, डांस के क्वेश्चन, क्लासिकल डांस के क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। सबसे ओल्डेस्ट है, कहाँ का बेटा? ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है, ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस है बच्चे। ओके, भरतनाट्यम एकाहार्य भी बोला जाता है, एकाहार्य भी बोला जाता है, तो एक आदमी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, चले आगे। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल, त्र्यंबकेश्वर टेम्पल कौन से राज्य में स्थित है? देखो टेम्पल का बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अब त्र्यंबकेश्वर तो महाराष्ट्र के अंदर है, कौन सी जी किसका मंदिर है? महादेव का टेम्पल है, टेम्पल है बेटा महादेव जी का, यानी शिव जी का मंदिर है। किस नदी के किनारे पर है भाई? किस नदी के किनारे पर है त्र्यंबकेश्वर? ये है बेटा नासिक। आंसर क्या होगा? नासिक। और नदी कौन सी होगी? नदी होगी गोदावरी, नदी होगी गोदावरी। तो बच्चे गोदावरी नदी के किनारे नासिक में त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है। और इसकी खास बात यह है कि बताया जाता है कि भारत में दो ऐसे मंदिर हैं जिसको अगर काल सर्प दोष है, अल्प आयु दोष है, तो आप त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर जाओ, महाकालेश्वर मंदिर जाओ उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे। तो ऐसे भी कुछ मान्यताएं हैं। तो बेटा थोड़ा सा मैं इसको अध्यात्म से मैंने थोड़ा सा जोड़ दिया है ना। चलें आगे बात करते हैं। कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर। किस नदी के किनारे? गोदावरी। कौन सा जगह, कौन सी है? महाराष्ट्र में नासिक जगह है। टेम्पल किसका? शिव जी का टेम्पल है। चले 20वां क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन है? संगीतकार पूछा बेटा। हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? मदुरई षणमुख विद्वु सुबु लक्ष्मी। ये सुबु लक्ष्मी याद कर लेनी बेटा तुम, सुबु लक्ष्मी। तो देखो ये स्टैटिक जीके में तो ऐसे क्वेश्चन आने ही हैं। वाद्य यंत्र कौन सा किससे संबंधित है ना, कौन से कलाकार किसके हैं, क्लासिकल डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, बुक, ऑथर ये किस किस ने लिखी है, कौन सी उपाधि किसकी है, इस टाइप के क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं। ओके, चलें। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, देखो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आ गया बेटा। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? अरे क्रिकेट से भाई, क्रिकेट से। ये ट्रॉफी है क्रिकेट की। अब क्रिकेट की और अन्य ट्रॉफियां मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए ध्यान से। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी, ठीक है, ये कुछ मेन ट्रॉफियां जो मैंने आपको बता दी हैं। ओके, कौन सी? रणजी ट्रॉफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा बार पेपर में आई। रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, है ना। कुछ इस टाइप की जो ट्रॉफियां हैं। एशेज ट्रॉफी, एशेज जो इंग्लैंड और एशेज कप होता है, एशेज कप जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाता है ना। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। चलें आगे। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है? मोत्सु फेस्टिवल, नागालैंड। मोत्सु फेस्टिवल नागालैंड में बेटा। कहां पर बेटा? नागालैंड। अब नागालैंड में तो नागा जनजाति है, कौन सी जनजाति बेटा? नागा। ओके, यहां पर कुकी जनजाति भी है, कुकी। यहां पर मेटी ट्राइब भी है, मेटी। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है सारामाती, सारामाती। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नागालैंड, सारामाती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नागालैंड अपने ऊपर से छूता है अरुणाचल प्रदेश को, नीचे से मणिपुर को, साइड से असम को। तो ये चीजें भी याद कर रही है। और नागालैंड के बगल में कौन सी कंट्री है?
वहीं इसके लेफ्ट साइड में, इसके ईस्ट साइड में म्यांमार कंट्री है। ओके, नागालैंड एक ऐसा राज्य रहा जिसकी जिसकी पॉपुलेशन जो थी बेटा वो माइनस में चली गई। इन 11 सेंसस ऑफ 2011, कौन सी सेंसस? 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि नागालैंड की जनसंख्या जितनी 2001 में थी उतनी 2011 में नहीं मिली, उससे भी कम हो गई। 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें पता लगा कि नागालैंड की जो सेंसस है वो माइनस में गई, ऋणात्मक रही है। 2001 में जो सेंसस था उधर का जनसंख्या थी उधर की, उससे भी कम हो गई है। तो भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या कम हो गई थी 10 साल बाद, वो था नागालैंड। हमें पता चला अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा कौन सी है? विच इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये रही इंडिया विंस फ्रीडम। तो आत्मकथा, ऑथर, बुक्स आएंगी, टाइटल, उपाधियां आएंगी, कौन कौन से अवार्ड किसको मिले हैं आएंगी बेटा। बार बार ये क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। बुक्स के क्वेश्चन देखो बेटा, आगे देखो क्वेश्चन। स्टेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट। यहां पर आप देख सकते हो किताब किसने लिखी है? कपिल देव ने लिखी है। किसने लिखी है? कपिल देव की पुस्तक है स्टेट फ्रॉम द हार्ट। ये किताब कपिल देव की है। कपिल देव का बेटा क्वेश्चन बनता है क्या? हरियाणा हरिकेन। क्या बनता है? हरियाणा हरिकेन के नाम से उनको जाना जाता है। कपिल देव ने 1983 का वर्ल्ड कप जिता के दिया भारत को, है ना, कप्तान थे उसमें बेटा। ये लॉर्ड्स के मैदान में ये कप्तान थे जब हमने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता था। ओके, कपिल देव कप्तान है। नाम है हरियाणा हरिकेन क्योंकि हरियाणा के हैं। और हरिकेन एक साइक्लोन होता है। हरिकेन क्या होता है? एक साइक्लोन, एक चक्रवात का नाम होता है अमेरिका में। और ये है फास्ट बॉलर, तो इसलिए इसको रिलेट कर दिया गया है हरियाणा के हरिकेन से, क्योंकि हरियाणा के हैं ये। ओके, चलें आगे। हाँ, यहां पर कुछ बुक्स बताई गई है और भी। ये इनके ऑटोबायोग्राफी बेटा इनकी, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर ये चीज बताई गई है, इसको नोट कर लेना है। 281 एंड बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण की पुस्तक है। एस अगेंस्ट ओड्स यानी सानिया मिर्जा की। सौरव गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक है किसकी? सौरव गांगुली की। सौरव गांगुली की पुस्तक है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, मतलब सेंचुरी काफी नहीं होगी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है बेटा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आगे देखो एक दो और, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। ओके, ए शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा। भारत के अभी तक एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है ना। सॉरी, गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो में भी जीत चुके हैं। ओके, लास्ट का जो था बेटा, वो लास्ट का जो ओलंपिक था उसमें नीरज चोपड़ा रहे थे, है ना, जेवलिन थ्रो में। लेकिन उससे पहले फर्स्ट इंडियन जिसने ओलंपिक में गोल्ड जीता था अभिनव बिंद्रा शूटिंग में। ओके, नो स्पिन शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलर। क्या बॉलर हैं, क्या जबरदस्त ये स्पिन बॉलिंग करते हैं, ऐसी घुमावदार बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल आप ऐसे खेलोगे, आप यहां से आपकी आएगी लेग साइड से और ये बॉल आप उसको छोड़ दोगे और ये देखोगे आपके पीछे से घूम के आपकी जो गिल्ली है उसको उड़ा देगी, है ना, स्टंप उखड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने जबरदस्त बॉलर थे शेन वॉर्न, और अब नहीं है, डेथ हो चुकी, ठीक है। फास्टर देन लाइटनिंग, है ना, उसेन बोल्ट। क्या जबरदस्त धावक है उसेन बोल्ट, ठीक है। दुनिया का अभी भी रिकॉर्ड है इनके नाम बेटा, 100 मीटर जो दौड़ है उसमें। ओके, चलें। व्हाट अ क्वेश्चन, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। कवि हरिसेन किसके राज दरबारी कवि थे? हु रॉयल कोर्ट पोएट वाज हरिसेन।
ठीक है, समुद्रगुप्त, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हरिसेन महादंड नायक भी हैं, कवि भी हैं और न्यायाधीश भी हैं। किसकी कोर्ट में? समुद्रगुप्त की कोर्ट में। समुद्रगुप्त को बोला जाता है क्या? संगीतकार बोला जाता है, संगीत की नॉलेज है। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र बना हुआ है समुद्रगुप्त का, सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त का चित्र है। भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को, क्योंकि उत्तर भारत के 9 और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को युद्ध में हरा चुके हैं। भारत का नेपोलियन बोला है विंसेंट स्मिथ ने। किसने बोला है? स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन तक बोला है। दरबारी कवि हरिसेन है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है बेटा। कहा? इलाहाबाद, प्रयागराज के अंदर। ठीक है, इलाहाबाद अब नाम हो गया प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, वहां पर। ओके, हरिसेन ही महादंड नायक भी हैं, बोले तो जज का काम करते हैं, न्यायाधीश भी वही हैं। ओके, तो 2 बार अश्वमेघ यज्ञ भी करा चुके हैं, 2 बार अश्वमेघ यज्ञ भी करा चुके हैं समुद्रगुप्त। एक बार राजसूय यज्ञ भी करा चुके हैं। ठीक है, राजसूय यज्ञ जो राज्य बनते वक्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में आप सब लोग जानते हो। राजा बनते हुए चुनौती दी जाती है, घोड़े छोड़े जाते हैं। उन घोड़ों को अगर कोई पकड़ लेता है तो इसका मतलब युद्ध करना पड़ेगा, जिसके वो घोड़े हैं उसके साथ, जिसने पकड़े हैं उसने, है ना। अगर कोई नहीं पकड़ता घोड़ों को तो वो सबसे पावरफुल माना जाता है वो राजा, ठीक है, जिसके घोड़े हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त के पिताजी कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त का बेटा कौन है, पुत्र कौन है? चंद्रगुप्त सेकेंड, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं। किस गुप्तकालीन शासक ने कविराज की उपाधि? देखो ये क्वेश्चन फिर से यहां में फिर से समुद्रगुप्त का मिल गया। मैं तुम्हें बताया था एक बार कि बेटा एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी को पढ़ डाली है। सच्ची बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। ये पूरा समुद्रगुप्त का पूरा चैप्टर है वहां। आई थिंक 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें समुद्रगुप्त का एक पूरा चैप्टर दे रखा है, इसलिए बार बार क्वेश्चन समुद्रगुप्त का है। गुप्ता डायनेस्टी से बनेगा क्वेश्चन बेटा। गुप्ता डायनेस्टी को ही हम गोल्डन एरा बोलते हैं। भारत का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? गोल्डन एरा, गोल्डन टाइम पीरियड। तो गुप्ता को बोलते हैं बेटा, गुप्ता को, क्योंकि ऐसे ऐसे कवि हैं, ऐसे ऐसे लिटरेचर, ऐसे ऐसे मतलब कि साहित्य लिख दिए हैं, ऐसे ऐसे कवि हैं, ऐसे ऐसे कलाकार हैं, है ना। आर्यभट्ट भी उसी में, विष्णु शर्मा उसी में, कालिदास उसी में, धनवंतरी उसी में, ब्रह्मगुप्त, उपगुप्त, ये कितने सारे आदमी इसके काल में हैं, है ना। और राष्ट्र की धरोहर क्या होती बेटा? हमारी पुस्तकें, हमारा ज्ञान। और इन लोगों ने तो सोने के सिक्के भी सबसे ज्यादा चला दिए। ओके, गोल्ड कॉइन्स भी सबसे ज्यादा इशू किए हैं। फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे कुषाण डायनेस्टी ने, जो प्योर गोल्ड कॉइन्स थे कुषाणों ने किए। कुषाणों ने सबसे ज्यादा किसने किए? गुप्त काल में किए गए। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर की स्थापना, ये रहा बंदा सिकंदर लोदी। रियल नाम है इसका निजाम खान। निजाम खान इसका रियल नाम है, जो कि बेटा है, किसका बेटा है ये है बेटा बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का बेटा, बहलोल लोदी सन कौन है? निजाम खान। निजाम खान का नाम क्या है? सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना कर दी 1504 में। आगरा की स्थापना कर दी 1504 में सिकंदर लोदी ने। ये इतना क्रूअल है, इतना निर्दयी शासक बताया जाता है कि इसने क्या किया, ज्वालामुखी मंदिर है जो हिमाचल प्रदेश में, उसकी मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर कसाईयों को दे दिया मांस तोलने के लिए। ऐसा कुछ इसके बारे में लिखा गया है। बहुत ही ज्यादा एक तरह से ये मर्मम एक बात कही जाती है, निर्मम एक तरह से, एक क्रूर जो आदमी होता है उसके बारे में ये बात कही जाती है ना। इसके बारे में, सिकंदर लोदी के बारे में। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना करने वाला सिकंदर लोदी। पिता कौन है? रियल नाम क्या? निजाम खान। पिता कौन है? बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी के बाद राजा कौन बनता है बेटा? इब्राहिम लोदी। कौन बनता है राजा? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर है किसमें? लोदी वंश का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का फर्स्ट रूलर कौन है? फर्स्ट फाउंडर कौन है? बहलोल लोदी, है ना। अच्छा, दिल्ली की गद्दी पर फर्स्ट अफगान रूलर कौन है? बहलोल लोदी। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी कौन है ऑन दिल्ली थ्रोन? यानी दिल्ली की राजगद्दी पर फर्स्ट अफगान राजा है बहलोल लोदी। पहली अफगान डायनेस्टी कौन सी है? लोदी डायनेस्टी। लास्ट अफगान रूलर कौन है?
इब्राहिम लोदी किसने हराया? पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में बाबर ने इनको हराया युद्ध में। चले आगे। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस व्हेन इज नेशनल यूथ डे, कब इंडिया में? 12 जनवरी। ये रहा 12 जनवरी नेशनल युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। किसका जन्म दिवस? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस होता बेटे, है ना। अमेरिका के शिकागो में गए थे ये आदमी 1893 में, और क्या जबरदस्त झंडे गाड़ के आए हैं, क्या जबरदस्त। पूरा अमेरिका दीवाना हो गया, यूरोप दीवाना हो गया। ऐसी स्पीच दी है अमेरिका के शिकागो में, 1893 में गए थे, धर्म सम्मेलन था, वहां पर भाग लिया, और वहां पर कह के क्या बोला, फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट लाइन क्या थी? वो लोग बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और इन्होंने बोला अमेरिकन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि भाइयों और बहनों। पहली लाइन से ही तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हुआ था, है ना। लेकिन उन लोगों को लगा था कि ये तो इंडियन से कोई बाबा जी है, और ये ऐसे ही आए और ऐसे थोड़ी देर में क्या बोलेंगे चले जाएंगे, है ना। इनको बोलने के लिए भी थोड़ा ही समय दिया गया था, लगभग 2-4 मिनट दी गई थी, लेकिन कब कितना समय बीत गया, सब के सब मंत्र मुग्ध हो गए थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ऐसे ऐसे हमारे देश में ऐसे ऐसे इंसान हुए जिसमें से स्वामी विवेकानंद हैं। ओके, चलें आगे। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और बताऊंगा। राष्ट्रीय युवा दिवस तो है 12 जनवरी, लेकिन इंटरनेशनल यूथ डे की अगर बात आए बेटा, अगर इंटरनेशनल की बात आए, अगर इंटरनेशनल यूथ डे की बात आए, तो बेटा आप करोगे 12 अगस्त। इंटरनेशनल यूथ डे की बात आए तो बेटा 12 अगस्त कर देना। ओके, चले आगे। राज्यपाल किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? वाह भाई वाह, अरे मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, है ना। जैसे देश में राष्ट्रपति जो होता है वो शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। ऐसे ही राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति का काम देश के अंदर है, वैसा ही काम राज्यपाल का किसमें होगा? राज्य के अंदर होगा। जैसे राष्ट्रपति फांसी सजा माफ कर सकता है, सजा कम भी कर सकता है, ये प्रावधान राज्यपाल के साथ भी होता है राज्य के अंदर। तो बेटा ध्यान रखना, राज्यपाल भी वही शक्ति रखता है राज्य के अंदर जो देश के अंदर राष्ट्रपति की होती है। ओके, ठीक है। तो इससे संबंधित मैं तुम्हें आर्टिकल बता चुका हूं कि किसके भारत का एक राज्यपाल होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 153। ठीक है, चलें आगे। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह नगर कहां कहां स्थित था? तो बेटा हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो व्यापार करते थे कहां से? ये लोग व्यापार करते थे कहां से? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया कहां? इराक के अंदर, वहां से करते थे। और इराक कहां है? हमारे अरेबियन सागर को क्रॉस करके होगा, तो अरेबियन सागर से हम जाएंगे तो भारत का वेस्टर्न कोस्ट पड़ेगा, और वेस्टर्न कोस्ट पे ही लोथल है, वहीं पर गुजरात का लोथल, ये रहा लोथल, वहीं पर सुतकोटदा। ओके, कहां? हड़प्पा की ये मेन बंदरगाह बेटा लोथल। फायर अल्टर्स मिले हैं लोथल से, सुतकोटदा या सुतकोटदा से, लोथल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, है ना। एक जहाज का एक खिलौना मिला मिट्टी का, टेराकोटा मिट्टी का एक जहाज का छोटा शिप मिला है, क्योंकि यहां से लोग व्यापार करते थे। चावल की खेती के प्रमाण लोथल से मिले हैं सबसे पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले, पूरे ऑल ओवर इंडिया में नहीं, इंडस वैली में सबसे पहले जो राइस है, राइस हस्क है, उसके एविडेंस हमें लोथल से मिले हैं, है ना। सुरकोदा से घोड़े के अस्थि पंजर मिले, दोनों की दोनों ही बंदरगाह हैं। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलें आगे। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को आगरा के किले में बंदी बनाया था? व्हाट ए क्वेश्चन, लेकिन घिसा पिटा है क्वेश्चन। अच्छा है, क्योंकि इसमें शाहजहां को भी डिस्कस कर सकते हैं, औरंगजेब को भी डिस्कस कर सकते हैं। औरंगजेब बेटा टाइम पीरियड क्या था औरंगजेब का? 1658 से 1707। खबर मिली कि शाहजहां मर गया है ना, इसलिए चारों भाइयों में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। चारों भाई कौन? दारा शिको, शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिको, औरंगजेब, मुराद बख्श, और एक और है शाह शुजा। चारों में युद्ध स्टार्ट हो गए। औरंगजेब ने सबको मार दिया, पिता को भी जेल में डाला। इन 1658 में औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में डाला, जहां 8 साल बाद
1666 में आगरा के किले में ही शाहजहां की मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसे था औरंगजेब। और कुछ आदमी इसको बोलते नहीं नहीं बड़ा जबरदस्त है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो ठीक चलाया, लेकिन इंसान ठीक नहीं है ना। जो धार्मिक नीतियां हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है बेटा। अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो आप पढ़ जाओगे इसके बारे में, आपको बहुत सारी चीजें का पता चलेगा। ओके, पिता को नहीं छोड़ा, बहनों को नहीं छोड़ा, भाइयों को नहीं छोड़ा, बहनें भी थी, 3 बहनें हैं, 4 भाई हैं, टोटल हुए थे 14। 14 में से 7 मर गए, 7 जिंदा थे, 4 भाई 3 बहनें। फिर से सुन लो, 3 बहनें कौन? जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। भाई कौन? दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा। ये 7 सबको तो मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा इस बंदे ने। पिता को भी जेल में डाला। जिंदा पीर कहते हैं, जिंदा 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 पीर बोलते हैं, क्योंकि कुरान को फॉलो करता है। ये बोलता है मैं कुरान में जो लिखा है मैं तो वही करूंगा। अब यहां पर ये पकड़ा जाता है कई बार, जो अच्छा जो मुस्लिम व्यक्ति है वो इसको पकड़ लेता है, क्योंकि कुरान में ये बोलता है जो कुरान में लिखा है मैं वही फॉलो करता हूं। अब कुछ मौलवियों से पूछा गया, भाई कुरान में ऐसा लिखा है क्या कि दूसरे के धर्म के मंदिरों को या चीजों को आप तोड़ दो? तो बोलते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुरान बहुत अच्छी है। और सच में किसी भी धर्म की पुस्तक में इतना बेकार कुछ ऐसा हो नहीं सकता है ना, जो ऐसा लिखा गया हो। लेकिन ये बोलता है मैं कुरान को फॉलो करता हूं, मैं कुरान को फॉलो करता हूं। क्या कुरान में ऐसा लिखा है कि तुम धर्म परिवर्तन कराओ, मंदिरों को तोड़ दो? लेकिन इस आदमी ने तो बहुत सारे मंदिर वगैरह भी तोड़वाए हैं, है ना। ये भी कुछ इतिहास में हमें देखने को मिलता है। तो कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा होगा, है ना। चलें आगे। बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्योहार है? तेलंगाना का। त्योहार, फेस्टिवल क्वेश्चन बन रहा है, फेस्टिवल का बार बार, डांस का, म्यूजिक का बार बार क्वेश्चन बन रहा है। सब चीजें तुम्हारी टिप्स पे होनी चाहिए, सारी चीजें करा दी बेटा मैंने। ओके, इसके बारे में ओके। यहां देखो बेटा, 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? पहला सीमेंट संयंत्र बेटा ये चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित होकर दिया गया था। चेक करोगे आपको मिलेगा, पहला सीमेंट संयंत्र तमिलनाडु चेन्नई के अंदर स्थापित कर दिया गया था। तो बेटा इस टाइप के स्टैटिक के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं ना, कारखाने वगैरह के। कालिदास किसके राज दरबारी? देखो ये आ गया, फिर से आ गया क्वेश्चन, फिर से आ गया गुप्ता डायनेस्टी से। तीसरा क्वेश्चन है, गुप्ता डायनेस्टी से थर्ड क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त सेकंड। इसी को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, विक्रमादित्य क्या है? टाइटल। विक्रमादित्य इज ए टाइटल, ठीक है। दरबारी कवि कौन है? कालिदास। कालिदास की पुस्तकें देखो बेटा, मैं थोड़ा सा बताऊं, इनकी थोड़ी सी बुक में बता दो बेटा को, इनकी पुस्तकें वगैरह सुनो। मेघदूतम, मेघदूतम, ठीक है। रघुवंशम, रघुवंशम, ठीक है। कुमार संभवम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, ठीक है। विक्रमो, विक्रमोर्वश्यम, विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। विक्रमोर्वश्यम। एक और है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ये पुस्तकें बेटा 1 2 3 4 5 ये पुस्तकें मैंने बता दी हैं। ओके, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, ये भी लिख दूं, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम। मैंने सारी की सारी पुस्तकें लिख दी हैं आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आते हैं। और इन्हीं के समय में बेटा, इन्हीं के समय में लिखी गई पंचतंत्र। कौन सी पुस्तक? पंचतंत्र। किसने लिखी? विष्णु शर्मा ने लिखी, विष्णु शर्मा। इसी के समय में बच्चे, इसी के समय में बच्चे हमारे आर्यभट्ट भी थे, ब्रह्मगुप्त भी थे, धनवंतरी भी थे, इसके दरबार में 9 रत्न भी थे, इसके कोर्ट में 9 रत्न भी रहते हैं। भारत में 2 राजा ऐसे हुए जिनके कोर्ट में 9 रत्न हैं, अकबर और चंद्रगुप्त सेकंड। चलो आगे। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार को किस सामग्री से बनाया गया? ईंटों से। ईंटें, देखो ईंटें मिली बेटा, पक्की। ये एक नगरी है,
एक नगरीय सभ्यता है बेटा, ये नगरीय सभ्यता है, सिविलाइजेशन है नगरीय, है ना। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की स्थापना वर्ष ये स्नानागार बेटा, स्नानागार ये तो बहुत समय पहले बना, लेकिन इसकी खोज हुई थी 1922 में। खोज कब हुई थी बेटा? 1922 में। किसने की थी? आर डी बैनर्जी। आर डी बैनर्जी ने इसकी खोज की थी, है ना। तो बेटा ईंटों से ये बनी थी। और ओके, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार जो था, थोड़ा सुनो, थोड़ा सा इसके बारे में मैं थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा काटो आप। इसमें क्या था? ईंटों से ये बना है। इसकी स्थापना मतलब इसकी खोज करता है, इसकी फाउंड कब किया गया था? ये फाउंड किया गया था 1922 में, आर डी बैनर्जी के द्वारा ये फाउंड किया गया था। मेड बाय ब्रिक्स के द्वारा ये बनाया गया था। कच्चा नहीं था, पक्के नगर होते थे बेटा ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द अर्बन सिविलाइजेशन, वाज द अर्बन सिविलाइजेशन, एक नगरीय सभ्यता थी। ओके, ध्यान रखना बेटा, ईंटों से बनी थी, खोज हुई थी 1922 में, आर डी बैनर्जी ने की थी। ओके, ध्यान रहेगा तुम्हें। मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन नगर था, वहां पर जिसको मृतकों का टीला बोलते हैं, माउंटेन्स ऑफ डेड बोलते हैं। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी वहां पर बिल्डिंग थी ग्रेट ग्रेनरी, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी? ग्रेट ग्रेनरी। उसके बाद सबसे बड़ा स्नानागार था, ग्रेट बाथ सबसे बड़ा था। यहीं पर तीन मुख वाला एक देवता का चित्र मिला है, चित्र नहीं, एक पेंट, एक पत्थर मिला है, एक बहुत बड़ा पत्थर है, उस पर तीन मुख वाले देवता का, इस तरह से तीन मुख वाले देवता का चित्र मिला है ना। उसके चारों ओर बैठे गए चार जानवर दिखाए गए हैं, हाथी, गेंडा, भैंसा और एक सबसे तेज चीता। ये चार जानवर, और दो जानवर इसके पैरों में बैठे हुए दिखाए गए हैं, हिरण। चार जानवर इन देवता के चारों ओर, हाथी, गेंडा, भैंसा, चीता, ठीक है। तीन भारी एक फास्ट, और दो इनके चरणों में हिरण। और ये तीन मुख वाले देवता बताए गए हैं पशुपतिनाथ। एक पत्थर पर इनकी मूर्ति मिली है इस टाइप की। कहां से मिला है ये सब? ये मोहनजोदड़ो से मिला है ये सब, ठीक है बेटा, ध्यान रखोगे। चलो, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खेल बुलसाई से संबंधित है? निशानेबाजी, शूटिंग, बुलसाई। देखो स्पोर्ट्स का क्वेश्चन मिल गया, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन भी आज की क्लास में आपके स्पोर्ट्स के भी 3 क्वेश्चन मिले, और गुप्त डायनेस्टी से 3 क्वेश्चन मिले। कितने सारे क्वेश्चंस हैं। डांस के 3-4 क्वेश्चंस हैं, है ना। हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन अलग से हैं, जो गुप्त डायनेस्टी, वो भी गुप्ता का भी हिस्ट्री का, लेकिन उससे अलग से फिर से, जैसे चंपारण सत्याग्रह का मिल गया, है ना। तो बेटा आज की क्लास यहाँ पर ओवर करेंगे। अभी क्वेश्चन और भी है, एक और क्लास में मैं तुम्हें पूरा का पूरा 2024 का एसएससी सीजीएल में जैसे जैसे और क्वेश्चन बने हैं, एक क्लास और आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन और दिए जाएंगे। इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आपको पढ़ना क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है। आपको ये क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, कितना डीप जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिएगा, और क्लासेस को बेटा शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों के पास क्लास को शेयर किया करो। थैंक यू वेरी मच।